कहानी कुप्रथा। कविता अपने पति रमेश के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रही थी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो आपके पैरों में गिरकर आपसे रहम की भीख मांगती हूँ। भगवान के लिए मेरी फूल सी बेटी काव्या का इस कच्ची उम्र में विवाह ना करें। इस उम्र में तो काव्या के हाथ में खिलौने होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए। आप लोग इन नन्हे नन्हे हाथों में से खिलौने और किताबें छीनकर इनमें ब्याह की मेहंदी क्यों रचाना चाहते हैं? अभी तो ब्याह का सही अर्थ भी नहीं पता उसको। ब्याह होते ही काव्या का पूरा बचपन इस कुप्रथा के भेंट चढ़ जाएगा। वह किसी की ब्याहता बनकर उनके घर चली जाएगी। इतनी सी उम्र में कैसे निभाएगी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां वह? आप अपनी माँ और बड़े भाइयों को समझाते क्यों नहीं कि इस कुप्रथा को यहीं ख़त्म करें? उन्हें समझाइए कि इस नन्ही सी जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना करें, वह जीते जी मर जाएगी। कविता अपने पति रमेश के सामने हाथ जोड़े रो रो कर उससे अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगा रही थी। रमेश ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों रोना धोना मचा रखा है? कुछ नहीं होता है। कोई ऐसी खेलने कूदने की उम्र नहीं है उसकी। पूरे 15 बरस की हो चुकी है और जिसकी पत्नी बनने जा रही है वह सिर्फ उससे 4 साल ही बड़ा है। तुम्हें अपनी बेटी की किस्मत पर नाज होना चाहिए कि वह ठाकुरों के घर की बहू बनने जा रही है। अरे राज करेगी वो उस घर जाकर। खुद ठुकराइन ने अपने बड़े बेटे आशीष के लिए चुना है अपनी बिटिया को। जा अब जाकर उसकी शादी की तैयारी कर और उसे भी समझा दे कि वह किसी और के घर की बहू बनने जा रही है। अब अपनी जिम्मेदारी समझे, बच्ची नहीं रही वो। कविता का पति रमेश कविता को समझाते हुए वहां से चला गया। कविता अपना सर पकड़कर सोचने लगी, क्या समझाऊं उसे? कल तक जो अपनी गुड़िया की विदाई पर रो रो कर घर सर पर उठा लेती थी कि कल उसे भी इस घर से विदा होकर चले जाना है। अरे उसे तो अभी ठीक से चलना भी नहीं आता, कैसे दो दो घरों की इज्जत अपने कंधों पर उठाएगी। वह शाम होते तो मुझे ढूंढने लगती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। कल को ससुराल में कौन उसे अंधेरे से बचाएगा? उसका पति जो खुद उस पर अपना हुक्म चलाएगा या फिर उसकी सास जो उसे घर की बहू नहीं बल्कि बंधुआ मजदूर बना कर ले जा रही है? किसके भरोसे मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस कच्ची उम्र में एक ऐसे लड़के की बालिका वधू बनाकर भेज दूं जिससे स्वयं की हिफाजत नहीं हो सकती है? अभी कैसे निभा पाएगी वह इस शादी के पवित्र बंधन को? शादी के बाद दो जिस्म एक जान बनकर रहना पड़ता है। अभी वह दोनों इन सब प्यार जज्बात एहसास इन सब से बहुत दूर हैं। जब तक उन्हें इन सब चीजों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा को यहीं समाप्त कर दीजिए। किसी बच्चे से उसका अनमोल बचपन मत छीनिए, उसे जी लेने दो अपनी जिंदगी, कविता ने कहा। ये सुनते ही कविता की सांस का पारा 7वें आसमान पर था। ए रमेश, यह तेरी लुगाई कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है? इसकी आवाज से तो लग रहा है मानो किसी सभा में भाषण दे रही है। समझा ले इसे, ज्यादा बड़ों के सामने मुंह खोलेगी तो इसका मुंह तोड़ दिया जाएगा। इस बात को अपने कानों में अच्छे से डाल ले। जैसे तू बालिका वधू बनकर इस घर में आई थी वैसे ही तेरी बेटी भी किसी और की बालिका वधू बनकर अपने पति के साथ चली जाएगी, समझ गई? माँ जी, आप तो हम सब से बड़ी हो और साथ ही साथ एक औरत भी हो। आप तो दूसरी औरत का दुख अच्छे से समझ सकती हो। आप तो इस बाल विवाह के दर्द भरे दौर से गुजर भी चुकी हो। कम से कम आप तो अपनी पोती के दर्द को समझ सकती हो। उसे इस दलदल में मत धकेलो माँ। मेरे लिए ना सही माँ, पर अपनी पोती के लिए ही इस बाल विवाह को रोक दो। अब तो कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता, कविता ने रोते हुए कहा। कविता की सास उसकी बातों का कुछ जवाब देती उससे पहले ही रमेश ने एक के बाद एक 2-3 तमाचे कविता के मुंह पर रख दिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी बेटी के खातिर मेरी माँ से जुबान लड़ा रही है, उनसे सवाल कर रही है, उनके फैसले को गलत ठहरा रही है। आज कविता को अपने गाल पर पड़े तमाचों का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। वह धाड़ कर बोली, तुम्हारी माँ क्या चीज है? अगर मुझे अपनी बेटी के लिए यमराज से भी लड़ना पड़ेगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैंने जो दर्द झेला है वह दर्द मैं इस कच्ची उम्र में अपनी बच्ची को नहीं झेलने दूंगी।
मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख से जन्मी मेरी बेटी भी वही सब दर्द झेले जो तुम सब ने मुझे दिए थे। बस अब बहुत हो चुका, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे तुम सबसे ज्यादा अपनी बेटी की परवाह है। मैं उसे इस कच्ची सी उम्र में जहां उसकी आंखों में नए नए सपने बुन रहे हैं, अपने सुनहरे भविष्य को लेकर मैं उन ख्वाबों को इस बाल विवाह की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। यह कहकर कविता ने पास रखी घास काटने की हंसियां उठाई और आक्रोश में आकर बोली, कोई आगे नहीं आएगा वरना सबको काट दूंगी बिना एक बार भी सोचे। अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं मर जाऊंगी या फिर तुम सबको मार दूंगी, लेकिन अपनी बेटी को कच्ची उम्र में इस कुप्रथा की बलि नहीं चढ़ने दूंगी, फिर चाहे उसके लिए किसी राजकुमार का भी रिश्ता क्यों न आया हो। कविता की आंखों से अंगारे बरस रहे थे, मानो उसकी बरसों की खामोशी अब शोर बनकर बाहर आ निकली थी। वह ऐसे ही हंसिया दिखाकर अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकली, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि कविता जानती थी उनकी आगे की जिंदगी जैसी भी गुजरेगी, लेकिन उससे तो अच्छी गुजरेगी जो उसने कच्ची उम्र में किसी की पत्नी, किसी की घर की बहू बनकर गुजारी थी। और अब वही जिंदगी उसकी बेटी गुजारती, अगर वह भी इस कच्ची उम्र में किसी के साथ उसकी पत्नी बनकर चली जाती। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे यह कहानी तो पहले के समय की है, लेकिन नहीं, आज भी राजस्थान, बिहार जैसे कई प्रदेशों में बाल विवाह हो रहे हैं, और वह भी बहुत बड़ी संख्या में। बाल विवाह सिर्फ एक बच्ची से उसका बचपन ही नहीं बल्कि एक खुशहाल जिंदगी जीने का सपना भी छीन लेता है। एक बच्ची की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे रोकने के लिए एक कदम जरूर उठाएं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।